हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट है जिसमें 3 टॉपिक्स पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ये फर्स्ट लेक्चर के लिए है। ऐसे ही हम और लेक्चर लेके आएंगे फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें ओम्स लॉ को पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को पढ़ाएंगे और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक आएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, रेजिस्टिविटी आएगा, काफ़ी टॉपिक आने वाले हैं। और इसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी आती है इस चैप्टर में। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो आज ये फर्स्ट लेक्चर है, आज से सारे टॉपिक को क्लियर देखा जाए लास्ट तक। जब तक मैं लास्ट टॉपिक लेके आऊँ इलेक्ट्रिसिटी का, तब तक सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लो। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये एस चंद का या एनसीईआरटी में भी फर्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले एक टॉपिक और आता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर तो पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। कंडक्टर क्या होता है? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजिली इज नोन एज कंडक्टर। वो सारे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक रॉड को लिया, रॉड के एक एंड को हीट में रखा, हीट में रखने का मतलब फ्लेम में रख दिया, और दूसरे हैंड को ग्रिप कर लिया, दूसरे हैंड से रॉड को ग्रिप कर लिया। तो कुछ टाइम के बाद देखोगे कि जो रॉड है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र करते हुए उस हैंड तक लेके आएगी जहाँ पे ग्रिप किए हुए। तो जिससे पता चल जाता है कि रॉड के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जिन बॉडी के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है उन सारी बॉडीज़ को कंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी ट्रांसफ़र होता है, और इंसुलेटर होता है उनमें ऐसा नहीं होता है। और कंडक्टर क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, हीट का ट्रांसफ़र हो जाए। जिनसे इलेक्ट्रिसिटी या हीट का ट्रांसफ़र ना हो उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो कंडक्टर और इंसुलेटर की बात हुई। कंडक्टर और इंसुलेटर की और भी हम बात करेंगे, एक नई और डेफिनेशन बताएंगे इस चैप्टर में जब हम ओम्स लॉ पढ़ा देंगे, क्योंकि ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर रेजिस्टेंसेस के बेसिस पे हम जो कंडक्टर और इंसुलेटर है उसकी डेफिनेशन बताएंगे। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर समझना है, या मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी को समझना है, या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को समझना है, तो उसके लिए वाटर के फ्लो को समझना पड़ेगा कि वाटर कैसे फ्लो करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को तो कैसे फ्लो करती है ये हम देख नहीं सकते, वाटर का फ्लो कैसे होता है ये हम देख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, जैसे ये वाटर पंप है, यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है और वाटर रिलीज होते हुए एक फील्ड में जा रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिया है मैंने अभी। तो वाटर पंप से वाटर फील्ड में जा रहा है। अगर पंप से वाटर फील्ड में जाएगा तो पीछे की तरफ से वाटर पंप कॉन्टिन्यूसली वाटर को रिलीज करता जा रहा है, इसलिए जो यहाँ पे वाटर जा रहा है उस पर पीछे की तरफ से एक प्रेशर पड़ रहा है, एक धक्का लग रहा है। और जैसे जैसे पीछे की तरफ से धक्का लगता जा रहा है, वाटर आगे की तरफ जा रहा है। अब इमेजिन करो कि ये वाटर पंप वाटर को रिलीज करना या वाटर को देना बंद कर दे, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वाटर यहाँ से आएगा नहीं, और पीछे की तरफ से प्रेशर नहीं लगेगा तो आगे की तरफ वाटर जाएगा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिसिटी फंक्शनिंग करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? ये पावर हाउस है, इलेक्ट्रिक पावर हाउस है। इलेक्ट्रिक पावर हाउस से हाउसेज में लाइट जाती है। ठीक है, डिफरेंट हाउसेज में लाइट जाती है। अब जब लाइट जाती है तो पीछे की तरफ से हमें वर्क करना पड़ता है, यानी इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो लगे होते हैं, वो फंक्शनिंग करते हैं। मशीन्स लगी होती हैं, वो फंक्शनिंग करती हैं। वो क्या करती हैं कि इस तरफ से प्रेशर डालती है, जो करंट फ्लो कर रहा होता है उस पर प्रेशर डालती है। जितना पीछे की तरफ से प्रेशर पड़ेगा, करंट उतना ही तेजी से आगे की तरफ फ्लो करता जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जिस तरफ क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी वजह से आगे की तरफ जो भी सब्सटेंस होगा वो फ्लो करता हुआ जाएगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफ़र होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को बताएंगे, फिर और एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट। यानी एक ये चार्ज है, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से,
और एक दूसरा चार्ज है जो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से चार्ज को जो लेके आए उसमें हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सेम वर्क यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। किसी भी करंट को एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक लेके जाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी जितना पीछे की तरफ से हम धक्का लगाएंगे पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तभी तो बोलने लगते हैं कि कभी कभी कि घर में वोल्टेज ज़्यादा आ गए। वोल्टेज ज़्यादा आने का रीज़न क्या होता है कि पावर हाउस से ज़्यादा धक्का लगा दिया, ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, ज़्यादा फोर्स लगा दिया, ज़्यादा वर्क कर दिया। ज़्यादा वर्क कर दिया तो इस तरफ करंट ज़्यादा फ्लो हो गया, ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। अब ओवरऑल एक रिजल्ट हमने समझा कि इलेक्ट्रिसिटी में जो वर्क डन होता है उसको एक नया नेम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चार्ज को सेकेंड चार्ज तक या एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक चार्ज को ट्रांसफर करने में जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन एक जगह से सेकेंड जगह तक जाता है तो जितना फोर्स के थ्रू डिस्प्लेस हो जाता है वो वर्क डन होता है। लेकिन करंट में क्या है कि अगर चार्ज एक प्लेस से सेकेंड प्लेस तक जाता है तो उसमें हमें जितना वर्क करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा तो वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही यहाँ से सेकेंड डेफिनेशन बन जाती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सेम डेफिनेशन रहेगी, बस डिफरेंस हो जाएगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charged particle from any one point to any another point। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में डिफरेंस हो जाएगा। ये फ्रॉम यहां से यहां तक का ये पॉइंट जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं इसको हटा देंगे, इसके प्लेस पे लिख देंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम भी इंक्लूड होगा, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट का देखा जाता है। ठीक है, जब भी डिफरेंस आएगा तो दो पॉइंट आ जाएगा, लेकिन जब केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आने में, ठीक है, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का सेंस एक ही है, वर्क डन। चार्ज को ट्रांसफर करने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, अच्छा चार्ज जो ट्रांसफर होता है उसी चार्ज के ट्रांसफर को हम करंट बोलते हैं, और चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया। अगर हम इसी में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताएं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक चार्ज को ट्रांसफर करना है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट से ही तो निकालेंगे, इन्फिनिटी से कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा और एक इंडेफिनिट यानी इन्फिनिटी पे पॉइंट होगा। अब यहां से फॉर्मूले बनते हैं, दोनों के ही हम फॉर्मूले लिखा देते हैं। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, शॉर्ट में इसको E और P बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जो फॉर्मूला है इससे भी डेफिनेशन निकल आती है, किसी भी चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है और वर्क डन होता है W, और अमाउंट ऑफ चार्ज का सिंबल मैंने अभी बताया था Q होता है। ठीक है, तो यहां से इसकी जो SI यूनिट निकलेगी वर्क डन की जूल होती है ना, और चार्ज जो होता है उसकी कूलाम होती है, या इन शॉर्ट इसको जूल पर कूलाम बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिस्कवरी जो की थी वो साइंटिस्ट थे वोल्ट्स, तो उन्होंने अपने नेम से ही यूनिट दे दिया
तो वोल्टेज का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, यहाँ से भी आएगा W अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस है तो V1 माइनस V2 हो जाएगा W अपॉन क्यू। लेकिन दो चार्जेस, जो वोल्टेज हैं उनके डिफरेंस से भी एक नया वोल्टेज निकल के आता है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, ऐसे ही लिखेंगे, इसका भी यूनिट वोल्ट्स होगा। तो दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब एक ज़्यादा या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने में जो हमें वर्क करना पड़ा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज करो एक बकेट है जो फुल ऑफ वाटर है और सेकंड बकेट है वो एम्प्टी है बकेट। ठीक है, समझ गए होंगे ये सिचुएशन। और फुल ऑफ बकेट है, उससे एक होल किया गया है और दोनों ही बकेट को पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो फुल ऑफ वाटर वाली बकेट होगी उसका वाटर स्लोली उसका लेवल डाउन होता चला जाएगा और जो एम्प्टी बकेट है उसका लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक लेवल बढ़ेगा? जब तक कि दोनों बकेट के वाटर लेवल सेम नहीं हो जाते। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी जो भी फ्लोइंग सब्सटेंस है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। इसीलिए पावर हाउस से लाइट हाउसेस तक आती है, क्योंकि पावर हाउस हायर पोटेंशियल पे है। इसीलिए सब बच्चे बुक्स लेने के लिए स्टोर पे जाते हैं। इसीलिए सारी चीज़ें जो घर में यूज़ होती हैं वो परचूनी की दुकान से लेने के लिए जाते हैं। तो जो हायर पोटेंशियल होता है, जिसके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वहाँ से क्वांटिटी कम क्वांटिटी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। जो वाटर टंकी देखी होगी, वाटर टंकी से जो वाटर आता है वो हाउसेस तक आता है, क्योंकि वाटर टंकी होती है उसका पोटेंशियल हायर होता है। तो ओवरऑल एक चीज़ हमें समझ में आ गई, हायर पोटेंशियल का मतलब क्या है? जिसका लेवल ज़्यादा है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है। हमेशा कोई भी फ्लोइंग क्वांटिटी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र होगी, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र करने में जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, या इन शॉर्ट वोल्टेज बोला जाता है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं। मैंने अभी क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? वोल्टेज। लेकिन वोल्टेज को मेजर तो किसी से किया जाता होगा, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आती है जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस आएगी उसका वोल्ट मीटर बोलते हैं। लेकिन याद रखना, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होगा। लेकिन अभी रेजिस्टेंस जानते नहीं हो, क्योंकि मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया नहीं है। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आता है, तो अभी दिमाग में क्या रखना है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन क्यों होता है ये हम आगे बताएंगे। तो वोल्ट मीटर को मेजर करने वाली कौन सी डिवाइस है? वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करंट को देखेंगे फाइनली। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में करंट जो टर्म आता है उसका मीनिंग होता है फ्लोइंग ऑब्जेक्ट, फ्लोइंग सब्सटेंस। अगर कोई भी सब्सटेंस फ्लो करता है तो उसको करंट बोलते हैं। जैसे वाटर फ्लो करेगा तो हम वाटर को करंट बोलेंगे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट फ्लो करेगा वो करंट होता है। लेकिन अगर उसके साथ टर्म आ गया इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका मतलब है चार्ज फ्लो कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो कर रहा होगा। चार्ज का मतलब समझते हो ना? चार्ज का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। डाल्टन्स ने तो क्या बोला था कि जो एटम होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। लेकिन डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है 9th क्लास में पढ़ा है केमिस्ट्री में, उसको फिर बाद में करेक्ट किया गया और फिर बताया गया कि एटम सबसे छोटा नहीं होता है। एटम के अंदर जो 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सबसे छोटे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो मूवेबल पार्टिकल होते हैं, कंडक्टिंग पार्टिकल होते हैं। क्यों कंडक्टिंग होते हैं? क्योंकि इनका एक नेचर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। जिनका नेचर होता है वो कंडक्टिव है। वैसे ही इंसान में भी देखा होगा, जिसका कुछ नेचर है ना, कुछ बिहेवियर है, वो कंडक्टिव है, वो कुछ
एक्टिविटी कर सकता है, जिसका कोई नेचर ही नहीं है वो ऐसा ही बैठा रहेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इनके नेचर है। अगर इनके नेचर होंगे तो इनमें कंडक्टिविटी होगी, ये मूव कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, चार्ज का मूवमेंट, और चार्ज का मूवमेंट का मतलब कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मूव करने के लिए मैं एक देखो एग्जांपल देता हूं। जैसे ये एक वायर है, ठीक है, और वायर का ये एक एंड ले लिया ए, और वायर से सेकेंड एंड से एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का मतलब कोई फैन लगा दिया, है ना, कोई डिवाइस लगा दी, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिया, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब इसके बीच में मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया P, और मैं अभी बता दूं इलेक्ट्रिक करंट को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उस डिवाइस को बोलते हैं अमीटर, ठीक है। अमीटर से डिवाइस डिटेक्ट किया जाता है करंट की मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को। एक और डिवाइस होती है जिससे भी मेजर किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक और डिवाइस है जिससे करंट को डिटेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो अपने साथ गैल्वेनोमीटर रखते हैं। गैल्वेनोमीटर का कुछ इस टाइप का होता है, ये सेंटर है, इस तरफ भी वैल्यू आती है, इस तरफ भी वैल्यू आती है, लेकिन अमीटर एक ही तरफ रीडिंग देता है। जैसे स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर जानते हो ना, जो बाइक में होता है, 4 व्हीलर में होता है, उस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन होता है अमीटर का। तो अभी अमीटर 10th क्लास तक होगा, 11 12 से गैल्वेनोमीटर आएगा। तो अभी हम केवल अमीटर की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर हमें करंट की डायरेक्शन को भी बता देता है कि करंट ए से पी की तरफ जा रहा है, पी से ए की तरफ जा रहा है। अभी हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, अभी केवल हमें अमीटर का मैग्नीट्यूड देखना है। तो सपोज किया मैंने यहाँ पे एक अमीटर रख दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, पासिंग थ्रू, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसीलिए मैंने P लिखा है, पर्टिकुलर पॉइंट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इसके बाद का तो जानते हो, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो अमाउंट ऑफ चार्ज यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जितना भी चार्ज पास कर रहा है, लेकिन वो चार्ज कहाँ से पास कर रहा होगा, किसी पॉइंट के अबाउट पास कर रहा होगा, है ना, और पर यूनिट टाइम में जितना पास कर रहा होगा उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ज़्यादा चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा फ्लो कर रहे होंगे, तो फिर करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ए से बी के बीच में चार्ज पार्टिकल कम फ्लो कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम हो जाएगा। ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे अमीटर लगा दिया है, ठीक है। इसीलिए तो बोला है अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहा है ये हमें पता चल जाए तो हमें पता चल सकता है कि करंट का अमाउंट ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। साथ में हम एक और काम करते हैं, स्टॉप वॉच लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझना थोड़ा। स्टॉप वॉच लगा दिया, स्टॉप वॉच लगा दिया तो पहले 10 सेकंड में चेक किया मैंने कि 10 सेकंड में ए से बी तक करंट गया तो कितना गया। अगर फर्स्ट 10 सेकंड में चार्ज ज़्यादा चला गया तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट 10 सेकंड में अगर चार्ज कम गया तो फिर करंट का वैल्यू कम हो सकता है। तो इसीलिए पॉइंट भी देखना है हमें और पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इसको भी देखना है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो किया। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ज़्यादा चार्ज फ्लो कर गया तो फिर करंट ज़्यादा हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कम चार्ज फ्लो किया तो अमाउंट कम हो जाएगा चार्ज का। तो कूलाम पर सेकेंड आएगा, या इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डिस्कवरी एम्पियर ने की, तो एम्पियर ने अपने नेम से ही इसकी यूनिट को दे दिया एम्पियर।
एम्पियर को डिटेक्ट किया जाता है अमीटर से, और इसमें भी मैं बता दूं अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस लो रखा जाता है ना। अभी रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते तो फिर लो क्यों रखा जाता है ये भी नहीं जानते होगे। तो चार्ज जितना पास करेगा उतना करंट ज़्यादा होगा। बेसिकली करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज ज़्यादा पास करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज नहीं पता है, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला आ जाता है Q इज इक्वल टू NE। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो, E की तो वैल्यू पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिससे चार्ज आ जाएगा, और चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पता कर लें, और कितने टाइम तक ए से बी पॉइंट तक चार्ज फ्लो किया है ये पता चल जाए तो हम करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से करंट को निकाला जा सकता है। ये तीनों टॉपिक्स को मैंने आज क्लियर करा दिया। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ओम्स लॉ के लिए होगा। ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बताएंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।